अर्पित चोपड़ा जैन इस वक्त हमारे साथ है कि आपकी दवा से कई बार मरीज को आराम नहीं मिलता, तो क्या ऐसा है क्या कि आप सिर्फ दवा की मात्रा है सिर्फ उसको बढ़ाते हैं फिर दवा भी चेंज करते हैं? अगर पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स ऑलरेडी कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी समय लग सकता है। कई बार आपका ये कहना रहा है कि आपके ब्रांड नेम को कॉपी किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी किसी का ब्रांड कॉपी किया हो? आरोग्य इसमें कॉपी करने वाली कोई बात नहीं है। तो कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ऑलरेडी होम्योपैथी बैन है। जिन कंट्रीज में आप ऐसा कर रहे हैं वो कंट्रीज आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। मैं जो भी काम करता हूँ पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे करता हूँ। आयुर्वेद का जो वर्णन है कई शास्त्रों में, लेकिन होम्योपैथी का जिक्र कहीं भी नहीं। देखिए, आयुर्वेद का जन्म इंडिया से हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे पास वेद पुराणों में इसके बारे में बहुत सारी व्याख्या लिखी हुई है। अगर आयुष्मान योजना की मैं बात करूँ तो उसमें इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। अभी तक ये आयुष्मान का जो ट्रीटमेंट है वो ओपीडी बेस पे स्टार्ट नहीं किया है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे हेल्थ केयर को लेकर, यानी आप सभी लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी को लेकर। न सिर्फ होम्योपैथी, इसकी वैज्ञानिकता और साथ साथ इससे जुड़े विवाद को लेकर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने देश के अंदर देखा होगा होम्योपैथी को लेकर काफी बहस चली आ रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको मेडिकल साइंस का एक कारगर तरीका भी मानते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सच है? बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके भी मन में हैं, आज उन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस शो के जरिए। और आज इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट होंगे, अब उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन इस वक्त हमारे साथ है, इस पॉडकास्ट का हिस्सा है। सबसे पहले थोड़ा सा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, जो कि क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट है, साथ ही एमडी होम्योपैथी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन फॉर ब्रिक्स कंट्रीज इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर अर्पित, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और आपकी एक बुक मेरे पास है जी। जिसमें लिखा है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। ये जर्नी यहां तक कैसे पहुंची आपकी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन भी वही किया है जो एक तरीके से मेरा विजन भी था। सिंपल सी बात है, आपने बोला कि होम्योपैथी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा। तो मैं भी यही मानता हूँ कि अगर होम्योपैथी के बारे में कोई मिथ है तो उसे क्लियर करना चाहिए। तो एक विज़न था कि होम्योपैथी को हम किस लेवल पर इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि जो इम्पॉसिबल जो चीज़ें थी वो पॉसिबल दिखने लगे। और उसके लिए मुझे एक रिसर्च सिस्टम की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि होम्योपैथी के बारे में जो जन्म हुआ था वो बॉर्न एंड बॉट जर्मनी से हुआ था, जो कि करीब 200 से 250 साल पुराना सिस्टम से हमने डेवलपमेंट देखा है। पर चूंकि वो होम्योपैथी जो क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से आई थी, वो एक बेसिक लेवल तक कंसेप्ट तक काम कर रही थी। लोगों को आम जो भ्रांति है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ सिस्टम है बट स्लो सिस्टम है, और ये केवल बेसिक केसेस जो स्किन के होते हैं, हेयर के होते हैं या एक छोटी मोटी बीमारियों पर इसका काम किया जा सकता है। पर जहाँ पर बात होती है क्रिटिकल केसेस के बारे में, जहाँ सर्जिकल केसेस के बारे में, इनक्योरेबल कैटेगरी के केसेस के बारे में, ऑटोइम्यून कैटेगरी के केसेस के बारे में, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, या फिर हॉस्पिटलाइज पेशेंट, कोमा के पेशेंट, इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के स्टेज 5 के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं या डायलिसिस करा रहे हैं, जब इस तरीके के क्रिटिकल पेशेंट्स में बात होती थी तो होम्योपैथी में इस विधा का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। तो ये जो विज़न था, सीधे से ही बात है कि जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर आविष्कार होना चाहिए। मैं जिस घर से आया हूँ वहाँ पर 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स का बैकग्राउंड है, यानी आई हैड बीन स्पेशली सेंट टू होम्योपैथी। एक फील्ड में भेजा गया हूँ कि इस फील्ड में अगर हम कुछ करते हैं तो कुछ नया लाने की कोशिश करें, और इस नया लाने से अगर दुनिया को फायदा मिलता है तो उसके लिए हमें कुछ रिसर्च सिस्टम को डेवलप करना जरूरी था। तो इस अवधारणा के आधार पर, चूंकि पुराने सिस्टम में बहुत सारा रिसर्च बाकी था, मैंने अपने सिस्टम में एक विजन लाया कि हम इम्पॉसिबल टू पॉसिबल जब ये करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इस विधा को चेंज करने की ज़रूरत थी, रिसर्च और एविडेंस बेस्ड सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत थी। मैंने होम्योपैथी का जो बेसिक कंसेप्ट था, जो दवाइयों की मात्रा थी, या 5 बूंद 10 बूंद 4 गोली 4 बूंद, उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में कन्वर्ट किया। जब सबको पता है कि होम्योपैथी सेफ है तो इसे हम फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में डेवलप कर रहे हैं। अगर फास्टेस्ट करेंगे तो हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा, और बीमारी पर अटैकिंग थ्योरी पर एग्रेसिव ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो विजन था इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, इसका मतलब जिन केसेस पे मेडिकल साइंस चैलेंजिंग अवस्था में रिसर्च कर रहा है, करीब 70 से 80% बीमारियां ऐसी है जिसमें मेडिकल साइंस आज भी उन केसेस पे मेहनत कर रहा है, सभी सिस्टम उस पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं उनको आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी बताकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
इसमें गुमराह करने वाले कोई क्वेश्चन नहीं है। जो लिखा था वो हमारे पास जो हमें मिला है थ्योरी के रूप में मिल चुका है, उसे हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं। और रिसर्च को आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हर विधा में रिसर्च होता है, इन्वेंशन होना जरूरी है। मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट ही रिसर्च से चलता है दुनिया में, चाहे कोई भी बीमारी हो। मेरी बात वही मैं कहना चाह रहा था कि 70 से 80% बीमारियां जिसमें रिसर्च की संभावना है, उसमें लगभग सभी सिस्टम मेहनत कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने सिस्टम से एक ऐसा मेहनत करें जिसमें इन विधाओं पे और इन बीमारियों पर हम क्रिटिकल केसेस पे जीत हासिल करें। और इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो हमने कंसेप्ट चेंज किया, जब वो सफलतापूर्वक लॉन्च करने की बात आती है, तो चाहे WHO हो या दुनिया का कोई भी एविडेंस बेस्ड सिस्टम हो, सभी को लगता है कि इसका डेटा होना चाहिए ताकि इसे प्रूव किया जा सके। तो इस आधार पर जो करीब मेरी 21 साल का प्रैक्टिसिंग कैरियर है, जो कि मैं इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के क्लिनिक के नाम से जो मेरा क्लिनिक है, जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, करीब 21 साल की मेहनत है कि करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट के आधार पर, जब आप कैंसर के स्टेज 5 के पेशेंट्स, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स, डायलिसिस जो करा रहे थे, ट्रांसप्लांट करा रहे थे, उनको हमने 21 क्रिएटिनिन से बचाया। कैंसर के ऐसे पेशेंट जिन्होंने कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी ये सब कराकर भी, जिनके लिए शायद जीवन का बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं है ऐसा बता दिया गया था, तब कहीं ऊपर से अगर किसी के लिए कोई याद करता है कि ईश्वर आपकी मदद करे, और कहीं ना कहीं अगर वो शिफा अगर हमारे हाथ में है और हम होम्योपैथी को अगर सुपर स्पेशलिटी बनाकर उन पेशेंट्स पे मेहनत करते हैं और उन्हें बचाते हैं, 9-9 सेंटीमीटर की गठान गलाते हैं, और एक ही टाइम पर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जैसा काम हम दवाइयों से ही करें, घर बैठे पेशेंट्स को फायदा दें और उसका जीवन भी बचाएं, और 9-9 साल तक उन पेशेंट्स को हम अभी तक ला चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं, मेरे हिसाब से एक चमत्कार है, जो कि मेडिकल साइंस के लिए शायद उस वक्त लिखा नहीं था। तो शायद हो सकता है कि ये विधा चूंकि शिफा ईश्वर ने दिया है, तो मेरा काम प्रयास करना होता है, हम अपने प्रयासों में कमी नहीं करें। हमने सिस्टम को चेंज किया, एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया और उसका फायदा मिला, और उसके आधार पर आज 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा जो तैयार हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक साक्ष्य बनता है कि हम कहीं साबित कर सकें या इसे वेरीफाई किया जा सके। और नया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि भविष्य की होम्योपैथी के रूप में हम जो लॉन्च कर रहे हैं, WHO को देने की तैयारी कर रहे हैं, इसे हम साबित भी कर सकें और दुनिया के और इस तरह की खबरें हैं लेकिन कि आपकी दवा से कई बार मरीज को आराम नहीं मिलता। तो क्या ऐसा है क्या कि आप सिर्फ दवा की जो मात्रा है, या हम बूंदों की बात करें दवाइयों की, सिर्फ उसको बढ़ाते हैं, फिर दवा भी चेंज करते हैं? देखिए, कोई भी सिस्टम जब भी कोई रिपोर्ट्स के आधार पर, ये चूंकि मैंने जो सिस्टम डेवलप किया है वो पूरा रिपोर्ट्स और रिस्पांस पर चलता है। अगर पेशेंट का बॉडी रिस्पांस ऑलरेडी कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी समय लग सकता है, बट उस रिस्पांस को समझने के लिए हमें फॉलोअप की ज़रूरत होती है। जब हम पहली बार पेशेंट्स को देखते हैं तो उसमें जो भी उन पेशेंट्स की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है, उसके साथ उनकी जो रिपोर्ट्स जो बताती है, उसके आधार पर हम, चूंकि होम्योपैथी से तो ऊपर जाकर ही हम सुपर स्पेशलिटी का डोज तय करते हैं। समझ लीजिए 5 बूंद का डोज, अगर 10 बूंद का डोज होम्योपैथी में लिखा है, हो सकता है मेरे यहाँ वो स्टार्ट हम 60 बूंद से करें, 120 बूंद से करें, 240 बूंद से करें। लेकिन अगर 1 महीने के बाद हम जब उसका बॉडी रिस्पॉन्स चेक करते हैं, क्योंकि पूरा रिपोर्ट और रिस्पॉन्स पर केस आधारित है, तो हम जब फॉलोअप देखते हैं उसमें लगता है कि पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स कमजोर है, उसकी ससेप्टिबिलिटी कमजोर है, तो हम उसमें डोज बढ़ाने लगते हैं। तो ये एक नया तरीका होता है कि रिसर्च का कोई भी अंत नहीं हो सकता। हम एक तरीके से जिस पेशेंट को ठीक कर रहे हैं वो भी किसी रिसर्च के कारण ठीक हुआ है, और जिन पेशेंट्स को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसमें हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं और रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो जिस वक्त, चूंकि मेरे बारे में एक कहानी ज़्यादातर एक कहने में आ जाती है कि 99% जो केसेस हमारे पास आते हैं वो फेलियर अवस्था के केसेस हैं। यानी जब सभी जगह से जब आप हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, सभी मेडिकल सिस्टम जहां पर मना कर देते हैं, तो वो केसेस जब हमारे पास आते हैं क्रिटिकल और सर्जिकल या लास्ट स्टेज के स्टेज पर, तो कहीं ना कहीं उनके पास खोने के लिए कई बार कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। तो वो उम्मीद है कि मुझे अपने मेहनत पर और कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी पर बहुत विश्वास है कि हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ये वाला जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं जी, अभी तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं? देखिए, करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में ये कह दिया गया था कि ये ठीक नहीं हो सकते, आज वो खड़े हैं, कहीं ना कहीं अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, और फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देकर, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है। कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब होपलेस स्थिति में आते हैं, लास्ट स्टेज पे आते हैं, तो हो सकता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है मेंटली बहुत खत्म हो चुका हो, और वो सोशली अपने आप को कई बार कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अपने आप को अवॉइड करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्टेज पर जब हम उन्हें फिजिकली ठीक करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में चेंजेस आते हैं, उनके रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिनको ये कह दिया जाता है कि अब आपके पास ज़्यादा
ज़्यादा समय नहीं है, और जब हम उन्हें अपनी ट्रीटमेंट से फ़ायदा देते हैं और उन्हें जब समय दिखने लग जाता है तो उनका कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस रिपोर्ट के बारे में उन्हें ये कहा दिया जाता है कि ये रिपोर्ट का है, चाहे कुछ भी कर लें, मेडिकल साइंस में अभी इसके बारे में ज़्यादा संभावना नहीं है कि ये चेंज हो पाएगी या रिवर्स हो पाएगी, लेकिन जब ये रिपोर्ट्स रिवर्स होते देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो विश्वास जागृत होता है अपने बारे में या कहीं ना कहीं हमारे ट्रीटमेंट के बारे में, उससे उनका जो मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके कारण वो समाज में जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, या एक तरीके से जिस चीज़ में वो अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं वहाँ पर फिर से जाकर खड़े हो पाते हैं। और यही फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग को हम एक तरीके से आरोग्य, जो मेरी क्लिनिक का नाम है, हम इसे कंप्लीट हेल्थ के नाम से हमारे जानते शो हैं में है जी। तो ये कहा जाता है कि कई बार आपने ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया जिनका भी आपने जिक्र भी किया था, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, तो लाइलाज बीमारी में ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये कितना सच है? ये सच को कभी भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 3000 पेशेंट का डेटा मुझे नहीं लगता कि कहीं छुपेगा। तो सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ को आप जो आज कह रही हैं, मैं 21 साल पहले ही समझ चुका था। जब मुझे मेरे पहले पेशेंट ने पूछा था कि सर आप कैंसर का ट्रीटमेंट मुझे जो देने जा रहे हैं, ऐसे आपने कितने पेशेंट ठीक किए हैं, तो शायद 2004 में मुझे इसका आंसर नहीं पता था, क्योंकि मैं पहली बार प्रैक्टिस कर रहा था। तो हो सकता था उस समय मैं बिगनिंग स्टेज पर था, मेरे पास डेटा नहीं था। बट उस पेशेंट ने मुझे ये सिखा दिया कि अगर आपके पास डेटा होगा तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके बाद से जो एक अनवरत प्रोसेस चालू हुई कि हर पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड कीपिंग की गई। और आज 2025 में जब हम बात कर रहे हैं तो मालिक की शिफा है या ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं इस उपलक्ष्य में ये कह सकता हूँ, इस उपलक्ष्य में भी, कि आज 3000 से ज़्यादा पेशेंट प्रूव कर सकता है कि हम एक कंप्लीट डेवलप्ड मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी सिस्टम को बना चुके हैं, जिसे आधार दिया जाना चाहिए WHO के लेवल पर, इंडियन गवर्नमेंट के लेवल पर, आयुष डिपार्टमेंट के लेवल पर, और लोगों की उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जहाँ पर एक तरीके से नाउम्मीदी या लाइलाज घोषित की जा चुकी है। तो वो जो डेटा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है और कहीं ना कहीं एक मेरा विश्वास भी है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, और जब गलत चीज़ आगे बढ़ सकती है तो सच भी बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मीडिया का काम है सही जगह से सही चीज़ों को सही लोगों तक पहुंचाना, तो मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूं। आज मीडिया का रोल है कि सच को अच्छे से बताया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाया जाए। जाहिर तौर पर, लेकिन कई बार आपका ये कहना रहा है कि आपके ब्रांड नेम को कॉपी किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी किसी का ब्रांड कॉपी किया हो? सिंपल सी बात है, मेरा क्लिनिक का नाम जो है, अगर आप देखेंगे तो आरोग्य, जो एक तरीके से हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है, एक जेनरिक वर्ड है, बहुत कॉमन नेम है, ठीक है। इसमें कॉपी करने वाली कोई बात नहीं है। आरोग्य बहुत एक अच्छा एक हेल्थ से रिलेटेड वर्ड है। उसके बाद मैं चूँकि होम्योपैथी से ज़्यादा मैं चूँकि क्रिटिकल केसेस में सुपर स्पेशलिटी एंगल से काम करता हूँ, तो इसलिए मेरी क्लिनिक में सुपर स्पेशलिटी वर्ड है, जो भी बहुत कॉमन वर्ड है, जेनरिक वर्ड है। इसके बाद मॉडर्न, एक चूँकि मेरा जो तरीका है वो आवश्यकता के अनुसार मैं रिसर्च के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको मॉडर्नाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक मॉडर्न जो जेनरिक वर्ड है वो हम अपनी क्लिनिक पे मॉडर्न वर्ड से यूज़ करते हैं, और साथ में होम्योपैथी, जो कि होम्योपैथी का टोटल बेस है। तो मेरा क्लिनिक का नाम जब आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इतना बड़ा नाम जब हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि कई जगह हम जब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कई ऐसे छोटे छोटे नाम जो इनको टुकड़ों में भी बांटे जा सकते हैं, कि आरोग्य के नाम से कोई क्लिनिक हो, सुपर स्पेशलिटी में कुछ और वर्ड्स के साथ कोई क्लिनिक हो, मॉडर्न के साथ कोई और वर्ड के साथ क्लिनिक हो सकता है मॉडर्न वर्ड से ही कोई क्लिनिक हो। तो ये एक सिर्फ एक संभावना है, और एक तरीके से एक कह सकते हैं कि बस कैलकुलेशन ऐसा है कि जहां जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको नाम रख सकता है। इसमें किसी का कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जेनरिक वर्ड आप यूज़ करते हो तो इसमें किसी का कोई कॉपीराइट वाला काम नहीं है कि ये मैं सिर्फ मैं यूज़ करूंगा, या सुपर स्पेशलिटी कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, आरोग्य कोई तीसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो मैंने मेरा नाम मेरे अपना विज़न के हिसाब से रखा है, कि जो मेरा विजन था आरोग्य मतलब कंप्लीट हेल्थ देना, सुपर स्पेशलिटी जो मेरा कंसेप्ट है, और मॉडर्न होम्योपैथी मतलब मॉडर्नाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, होम्योपैथी का आगे का फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी। तो मेरी क्लिनिक का कॉपी करना मैं नहीं जानता कि लोग करें या ना करें, पर मैं किसी को कॉपी नहीं करता। मेरा नाम 21 साल से मेरी क्लिनिक का यही है, और 21 साल से हम इस नाम को यूज़ कर रहे हैं। और आज के डेट में लगभग मेरी जितनी भी बातें जाती है उसमें मेरे नाम के साथ मेरे क्लिनिक का नाम जरूर जाता है। इसमें मेरा ना तो किसी से द्वंद्व होना चाहिए और ना किसी को मुझसे द्वंद्व रखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं अपने क्लिनिक के लिए, अपना काम करने के लिए। आप क्लिनिक का नाम कॉपी कर भी लेंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे। काम आपको करना पड़ेगा, ईश्वर ने जो काम दिया है वो आपको खुद से डेवलप करना है। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 14 घंटे काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ क्लिनिक का नाम नहीं, मेरे नाम से भी लोग पेशेंट आते हैं और कहीं ना कहीं मुझसे मिलने के लिए इतनी उम्मीद करते हैं, मुझसे इतनी उम्मीद करते हैं। तो ईश्वर ने मुझ पर जो काम दिया है वो मुझे ईमानदारी से करना चाहिए। क्लिनिक का नाम मैं कुछ और भी रखता तो भी मेरा काम अच्छा होता, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर जैन जिक्र किया था कि आपने 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक किया है, जिनका डेटा भी आपने अभी जिक्र किया कि आपके पास ऑलरेडी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप उसको पोस्ट भी कर चुके हैं, राइट? लेकिन इनमें से कई केसेस
क्या आपकी फैमिली से भी जुड़े आए कभी? क्या ऐसी बिल्कुल। सिचुएशन आई कि आपके अपनी फैमिली के लोगों को आपको ट्रीटमेंट देना पड़ा? मेरा जो बेस बना है वो मेरी फैमिली से ही बना है। 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स का जब घर था तो निश्चित रूप से उस घर से मैं अगर होम्योपैथी में आया हूँ तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात रहती है कि अगर होम्योपैथी में कुछ अच्छा हो सकता है तो तुम्हें करना चाहिए। और मैं चूंकि रिसर्च बेस्ड सिस्टम से जुड़ा तो कहीं ना कहीं वो जो डेटा होता है जब वो भी देखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी बड़ी खुशी होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप सिस्टम से ज़्यादा मेडिकल साइंस से उम्मीद कीजिए कि आप, कोई जरूरी नहीं कि आप होम्योपैथी से ही ठीक होंगे। आप एलोपैथी जितना अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा इमरजेंसी मैनेजमेंट करता है, आप उसका यूज़ कीजिए। पर अगर सभी जगह करने के बावजूद भी अगर कहीं फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च वाले एविडेंस बेस्ड सिस्टम पर जरूर जाएं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि आप सुपर स्पेशलिटी माइनोपैथी, जो कि मेरे बारे में अगर बात करें तो चूंकि हमारे पास डेटा ऐसे ही पेशेंट्स का ज़्यादा है जो क्रिटिकल और लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं रिकवर किया है, तो ये सक्षमता के साथ प्रमाण है। और इस बात की खुशी मेरे परिवार में भी होती है। मेरे खुद के घर में मेरी बुआ का केस है जो कि कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर की फाइनल स्टेज की पेशेंट थी और कहीं ना कहीं उन्होंने सुपर स्पेशलिटी माइनोपैथी का उपयोग किया और फिर वापस कोई बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी सर्जरी के अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना जिनके बारे में चाहूँगी। मेरे चैनल पर जाकर आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। श्योर। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बताया 4th स्टेज उनको कैंसर जी। था, पूरी तरह आप ठीक हो चुके हैं बिल्कुल। इस ट्रीटमेंट के जी, बाद। हाँ जी। तो क्या ऐसे लोगों को जो 4th स्टेज से ठीक हुए हैं, क्या ऐसा होता है कि हर साल या फिर 6 महीने में इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो वापस एक बार अपना ट्रीटमेंट कराएं जाकर, या फिर चेक कराएं? चेकअप्स की नीड होती है 6 महीने या साल भर के बाद? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो चेकअप होता है वो रूटीन चेकअप का हिस्सा है। और अगर आप किसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं और जब आप अच्छे से रिस्पॉन्ड ला के अगर ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से आपका और डॉक्टर का दोनों का काम है कि आप उसे रीवेरीफाई करते रहें। हर 6 महीने में, 1 साल में आप अपना स्कैन कराएं और देखें कि कहीं कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। अगर वाकई अगर किसी प्रकार का अगर आपको लगता है कि कोई रेसिडुअल, कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो ट्रीटमेंट हम, जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं उसकी बजाय हम वहाँ पर मेंटेनेंस थेरेपी दे सकते हैं। आप चाहें तो उसको 4 बार की जगह 1 बार का डोज लेकर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे लिए कैलकुलेशन होती है कि जितनी एग्रेसिवनेस है वो अब किस लेवल पे आ चुकी है। जो 9 सेंटीमीटर की गठान अगर हम गला देते हैं तो अगर 1 साल के बाद हम वापस रिलैप्स होती है नहीं होती है, इसको देखने के लिए हमें स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो पेशेंट्स को ये करना चाहिए और अगर कुछ आता भी है तो हमें उसे फिर से बूस्टर डोज देकर हम उसे मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर जैन, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, एक कैंसर पेशेंट को पता करना है अगर कि पैट सीटी कराया जाता है स्टेज के लिए, इसके अलावा बायोप्सी कराई जाती है, फिर पता चलता है कि कैंसर सच में है या फिर क्या रीज़न है, सारी चीज़ें बायोप्सी से क्लियर होती है। तो होम्योपैथी में जो अभी आपने भी जिक्र किया, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का, तो इसमें भी क्या हम यहीं से प्रोसेस शुरू करते हैं अपना? बिल्कुल सही। देखिए, जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो हमेशा अलग होता है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक पार्ट होता है वो सभी मेडिकल साइंस के लिए सेम मैटर में काम करता है। अगर मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट जो मैंने अभी तक जिक्र किए, ज़्यादातर वो पहले कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, तो उनका चूंकि डायग्नोस लेवल पे केस होता है, इसलिए जब वो कह सकते हैं कि एक तरीके से जब होपलेस स्थिति में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जब सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से उम्मीद करते हैं तो हम उन्हें अपना ट्रीटमेंट देकर उन्हें रिकवर करने का प्रयास करते हैं। और जिसका डेटा आपको बता चुका हूँ कि वो काफ़ी सारे जो मौजूद हैं वो उन्हें आप देख सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर से जुड़ा हुआ। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप बायोप्सी करा देते हैं तो उसके बाद कैंसर बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। क्या ये सच है या फिर इसके पीछे क्या मिथ है? ये एक तरीके से मिथ है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि उसको टच करने के बाद फैलना चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस की मजबूरी है, जब तक डायग्नोज नहीं होगा वो ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये आम लोगों के मन में एक मिथ है। जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स जब आते हैं तो कैंसर में कई बार वो बोलते हैं सर हम इसे छेड़ना नहीं चाहते हैं, इसके बाद हमने कई बार लोगों को फैलता हुआ कैंसर देखा है। तो ये मिथ है, लेकिन सही मायनों में मेडिकल साइंस इस मिथ को नहीं मानता। मेडिकल साइंस उस पर अपॉर्चुनिटी ये मानता है कि जो भी डायग्नोज होगा हम उस पर ट्रीटमेंट करेंगे और बिना डायग्नोसिस वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब अगर इस कंडीशन में अगर किसी कारण से पेशेंट अगर बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं बायोप्सी करूं और वो पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास आता है, तो भी हम उसकी जो रिपोर्ट्स हैं और उसकी जो भी दूसरी रिपोर्ट्स के आधार पर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं अगर उसमें कैंसर का कंटेंट है तो हमें उस पर एग्रेसिव कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये 5 काम हमें ही करना है। क्योंकि अगर डायग्नोज नहीं होगा तो एलोपैथी सिस्टम में उसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसा पेशेंट जब स्थिति में जिसमें बायोप्सी नहीं करा रहा है तो निश्चित रूप से वो किसी अल्टरनेट सिस्टम में आएगा
और अगर मुझ पर आता है या मेरे पास आता है तो मेरा एक काम होता है कि मैं पांचों काम फिर एक साथ करूं और दवाइयों से ही, भले ही उसने बायोप्सी नहीं कराई, पर हम उस रिपोर्ट के आधार पर जो उसकी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है उस पर काम करेंगे और उसका रिस्पॉन्स बढ़ाएंगे और फॉलोअप जो स्कैन आएंगे उसमें हम उन सब चीज़ों को जज करेंगे। लाइक और कुछ बायोप्सी इसलिए कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिस्ट, और फिर दूसरी तरफ उसको भी हम पहले तो सिस्ट के तौर पे ही देखते जी, हैं। पहले वो एक गठान हो सकती है, Right. बट गठान नॉर्मल भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये चूंकि पेट स्कैन में हमें गठान का एक संभावना मिल जाता है कि इतनी इतनी बड़ी गठान है और इस हिस्से में मौजूद है, और हम थोड़ा स्टेजेस वाइज स्टेजेस मान सकते हैं, लेकिन चूंकि बायोप्सी कंफर्म रिपोर्ट होती है और अगर पेशेंट नहीं कराता, अगर जैसे हम तो बुजुर्गों हमें की फिर बात उसको करें, मान के चलना है कि ये हो सकता है कैंसर है, तो हमें उस तरीके का ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। अब लाइक बुजुर्गों की हम बात कर लेते हैं तो उनके लिए तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है अगर 60+ एज है, क्योंकि अगर मैं एक मेडिसिन की बात करूं तो वो 500 mg से ज़्यादा मुझे लगता है होती है, तो उसमें फिर मुश्किल नहीं आ जाएगी क्या? ऐसे पेशेंट्स को बचाना क्या इतना ईजी होता है क्या? जहाँ पर एज रिलेटेड क्राइटेरिया होता है, अगर आप स्पेसिफिकली अगर कैंसर पे बात कर रही हैं तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जहाँ पर जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनको कई बार सर्जरी नहीं की जाती है क्योंकि उनका बॉडी रिस्पॉन्स कई बार डीएक्टिव हो चुका होता है। इवन कीमो के लिए भी वो ऑप्शंस नहीं मिल पाता क्योंकि कीमो में कई बार साइड इफेक्ट्स के जो डर होता है या पेशेंट्स का बॉडी रिस्पॉन्स कई बार उसको नहीं झेल पाता। उन कारणों से ओल्ड एज में, जैसे मैं मेरे खुद के स्वयं का जो एग्जाम्पल मेरे पेशेंट्स के बारे में बताऊंगा कि करीब 81 ईयर्स के जो पेशेंट हैं या 84 ईयर्स के जो पेशेंट है जो कैंसर से जूझ रहे थे, जिन्होंने एक तरीके से ये सुन लिया था कि इस स्टेज पर ना तो हम कीमो कर पाएंगे ना ही एक तरीके से उनके लिए कोई सर्जरी पॉसिबल है, अब आप इनकी सेवा करवाइए। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो निश्चित रूप से अगर मैं उस सीट पे बैठा हूँ तो मैं जिस सीट पे बैठता हूँ मैं मानता हूँ कि वहाँ पर ईश्वर साक्षात बैठना चाहिए, और मैं बैठने से पहले ईश्वर को कहता भी हूँ कि इस सीट पे आप बैठो और कहीं ना कहीं मैं एक माध्यम बनूंगा, मुझसे जो अच्छा होगा, नीति नियत मेरी दोनों क्लियर रखता हूँ और कहीं ना कहीं मेहनत करता हूँ। तो 81 साल से 84 साल के जो पेशेंट्स को हमने ट्रीट किए, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि बिना कीमोथेरेपी, बिना किसी सर्जरी के भी वो ठीक हुए, और उनकी रिपोर्ट्स प्री और पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर आप मेरे चैनल यूट्यूब पे चैनल पर जाकर जब देखेंगे तो उनका ये शब्द है कि सर मेरे लिए एक भगवान से कम नहीं है। अच्छा, इन पेशेंट्स के लिए डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन उसका बनाया हुआ अगर एक छोटा सा काम भी कर दूं तो शायद हो सकता है उनके लिए पूरा परिवार चलाने का एक जिम्मा होता है, जो हम लोगों पर जो जवाबदारी होती है वो हम अच्छे से कर पाते हैं। देखिए, बुजुर्ग घर में रहे, वो आशीर्वाद देते हैं, रहे, वही सबके लिए तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेरणा है, जब उस पेशेंट को जब 81 से 84 साल में बचाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, यही हमारा विजन होता है। एक क्वेश्चन मेरा अब आपसे, बहुत लोग ना टेंशन में रहते हैं, अगर किसी को कैंसर है तो परिवार के लोगों को समझ नहीं आता कि उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, और डाइट ही इंपॉर्टेंट होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बना कर रखती है, और तभी वो जो मेडिसिन है उनको इंसान झेल पाएगा। तो ये एक मैं अगर होम्योपैथी की बात करूँ, ये क्या सजेस्ट करती है डाइट को लेकर? कैसी डाइट होनी चाहिए? प्रोटीन इंटेक की मैं बात करूँ, कार्ब्स की मैं बात करूँ, सब आप प्लीज़ एक बार बताइए सर। जो भी बीमारी होती है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट पे बात करेंगे तो आपको मीठा नहीं खाना है या फिर कम खाना है। नहीं, कैंसर पे बात बीपी पे बात करेंगे तो आपको नमक नहीं खाना है, कम खाना है। अगर आप कैंसर पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी एक तरीके से प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ें हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और आपको ठंडा खाना या एक तरीके से रखा हुआ बासी खाना उसको अवॉइड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इंडियन टेरिटरी में ऐसा माना जाता है कि हम सुबह का खाना शाम को भी खा लेते हैं, शाम का खाना हम अगली सुबह भी खा लेते हैं, और जिस टेम्परेचर पे हम उसको स्टोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सेफ़ है, लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम पे जब ऐसे पेशेंट्स का जब हिस्ट्री सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी हिस्ट्री आती है कि इनका लाइफस्टाइल बड़ा इरेगुलर रहा है, जंक फूड्स की बहुत ज़्यादा अधिकता रही है, कहीं ना कहीं ये जो प्रिजर्वेटिव वाला खाना है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने उपयोग में किया होता है, और ये ऐसी हैबिट में भी होता है कि कई बार सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप हो गया, आदमी बहुत काफ़ी समय तक फास्टिंग स्टेज पे है, और फिर बाद में खाने के लिए जो मिलता है फिर इंसान कहीं बाहर जाता है तो कई बार जंक फूड में भी लेना चालू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर हम चीज़ मारेंगे, जो भी हमारे प्रकृति के विरुद्ध जाकर हम कोई डाइट लेते हैं या एक तरीके से अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर करने का एक कारण होता है, और वो एक दिन में नहीं होने वाला है। आपको ये लगातार जब ये प्रक्रिया आपके बॉडी पे रिस्पॉन्स को धीरे धीरे जब कमजोर करती है, तो कहीं ना कहीं जब आपका बॉडी रिस्पॉन्स कमजोर होता है तो आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर होने के कारण कैंसर की जो एक्टिविटी है, जो सेल्स हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। और अगर हम बात करें एक सामान्य सा कि
कप है, अगर हम प्लास्टिक का कप लेते हैं और उसमें चाय पीते हैं, कहने के लिए बहुत सिंपल सा काम है कि हम चाय पी रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर जो माइक्रो केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक में है, वो जब पेट में जाएगा तो कहीं ना कहीं आंतों में कैंसर फैलाने का एक कारण बन सकता है। उसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं उसमें कितनी सब्जियां ऐसी होगी जिसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता होगा, बट ये एक कॉमन फिनोमिना है। हम उसे अच्छे से धोएं और जितना हो सके हम छिलकों को हटाकर उस सब्जी का जो नेचुरल तरीका है वो हम यूज़ करें। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए कैंसर पेशेंट? मेरे हिसाब से आपको टोटली जो एडिक्शंस हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं खाने में नॉनवेज को अवॉइड करने की सलाह देता हूं और एडिक्शंस को अवॉइड करके आप वेजिटेरियन खाना जो शुद्ध तरीके से घर में बनाया हो और फ्रेश खाना है वो आप खा सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा खाइए, सब खाइए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक बार में पूरा फुल डाइट लेना है। आप उस मील्स को फ्रिक्वेंट मील डाइट में पैटर्न में शिफ्ट कर दीजिए। यानी वही 4 से 5 मील होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि आपका बॉडी रिस्पॉन्स भी मेंटेन रहे और आप उसको इजीली डाइजेस्ट भी कर सकें। प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो एक तरीके से सेल्स की रिकवरी करता है, तो जो भी डैमेज सेल होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन की निर्भरता थोड़ी बढ़ानी भी चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ इंसान के लिए पूरी तरह से, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए इस तरह की डिजीज से बचने के लिए? मैंने अभी भी बताया कि सबसे पहले तो हमें एडिक्शन से बचना चाहिए। आज के डेट में जिस तरीके से एडिक्शन का जो साइड इफेक्ट हो रहा है, माउथ कैंसर के बारे में बात करूंगा तो जो गुटखा, टैबाको, चवैको और ये एक तरीके से सिगरेट्स, स्मोकिंग, ये एक तरीके से बहुत बड़ा मेजर कारण है जो इंडिया में कैंसर में, माउथ कैंसर में बहुत बड़ा रीज़न साबित हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कहती भी है कि आप ये मत खाएं। उसमें हम लोग पढ़ते भी हैं कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब सब कुछ पता है कि इसका जो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि इसे अवॉइड किया जाए या फिर इसको पूरी तरीके से अपने लिमिटेशंस में यूज़ किया जाए। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ में हम बात करते थे तो वाइफ बोलती है कि सर मैंने ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड को एडिक्शन से बचने के लिए गुटखा, टैबाको या स्मोकिंग से रोकने की कोशिश की, लेकिन कैंसर इन्हें नहीं हुआ, माउथ कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ। तो ये बड़ा अचंभित करने वाला एक सिनेरियो होता है कि जब हम ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिसने ज़िंदगी भर किसी गुटखा, तंबाकू को टच नहीं किया और उसे माउथ कैंसर या टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो ये होता है एक तरीके से स्ट्रेस, जो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। कहीं ना कहीं एक इंडियन टेरिटरी में हम मानते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे परिवार की बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमारा जो रहन सहन का स्टाइल है उसमें स्ट्रेस काफ़ी होता है, क्योंकि एक इमोशनल टच हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके लिए अडॉप्टिबिलिटी वाला भी इशू होता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसे हमें अवॉइड करना पड़ेगा। आपको किसी भी हालत में अपना रिस्पॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। सिचुएशन सबकी लाइफ में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बॉडी रिस्पॉन्स इतना मेंटेन रखना पड़ेगा कि उन चीज़ों को अपने ऊपर ना हावी इतनी होने दें। सारी चीज़ें कर रहे हैं, 3000 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं उनको ठीक कर चुके हैं, फिर भी हमने ऐसे सुना है कि आपको धमकियां मिलती हैं। आपका भी कहना है कि आपको परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसके पीछे देखिए, क्या जब भी कोई reason है? दुनिया में क्या अच्छा करने काम की वजह करेगा, से? जब भी कोई दुनिया में अच्छा काम करेगा तो आपको टांग खींचने वाले या एक तरीके से परेशान करने वाले जरूर होंगे। और सही मायनों में जब हम अच्छा काम करते हैं तो ठीक है, अगर किसी को लगता है कि कोई शॉर्टकट होकर किसी को परेशान करके वो अगर कुछ गेन कर सकते हैं तो वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मेरा इस चैनल के माध्यम से पूरा मैसेज है कि कुछ भी मार्केट में या दुनिया में शॉर्टकट में नहीं आता, खास करके सफलता शॉर्टकट से नहीं होती। आज मेरी 21 साल की मेहनत है, आज मेरा नाम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो कि ब्रिक्स में गया है, ब्रिक्स का मैं एम्बेसडर हूँ। मैं पूरी दुनिया में इस समय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जब मैं इतना अच्छा काम करूँगा, 3000 पेशेंट का डेटा जब मैं देने की बात करता हूँ और मैं उन केसेस में बात करता हूँ जहाँ पर जब लोग मना कर रहे हैं और मैं उन्हें खड़ा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे भी दबाव हो सकते हैं जो मुझे झेलने पड़ते हो या फिर मुझे एक तरीके से कहीं ना कहीं तकलीफ में डालने की कोशिश भी की जाती हो। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा नीति नियत दोनों क्लियर है और कहीं ना कहीं ईश्वर मेरी मदद करता है। जहाँ पर ऑलरेडी होम्योपैथी बैन है, लेकिन आप वहाँ पर भी कुछ लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिन कंट्रीज में आप ऐसा कर रहे हैं वो कंट्रीज आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है या फिर आपको WHO की दौड़ से भी बाहर किया जा सकता है? देखिए, मैं एक बहुत ही क्लियर थ्योरी बताता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर उन कंट्रीज़ के पेशेंट जहाँ पर होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता या एक तरीके से सोच नहीं भी होगी, तो भी उन पेशेंट्स को जब क्रिटिकल स्टेज पर हमारे पेशेंट का डेटा दिखता है तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, वो उनका इंडिविजुअल राइट है। दूसरी बात, ये जो मेरा इंदौर का क्लिनिक है वो लोकल क्लिनिक नहीं है, वो एक तरीके से ग्लोबल क्लिनिक के रूप में काम कर रहा है। आज के डेट में हम 19 देशों में अपनी ऑनलाइन सेवाएं ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसमें वो कंट्रीज भी हैं जहां पर होम्योपैथी एक तरीके से अल्टरनेटिव सिस्टम में भी नहीं है, जिन्हें एक तरीके से बैन कर दिया गया या फिर लैक ऑफ एविडेंस डेटा के माध्यम से उन्हें एक तरीके से साइड में कर दिया गया है।
तो मैं जब एविडेंस बेस्ड सिस्टम जब अडॉप्ट करता हूं तो उसे प्रूव भी करता हूं, तो उन लोगों को जब पता चलता है कि सर के पास वो डेटा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है और उनके लिए भी एक नया रिसर्च एंगल से वो ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे रीजन है क्या? मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा क्लियर सपना है कि मैं जो भी करूँ, मैं जन्माष्टमी के दिन मेरा बर्थ हुआ है, तो एक पर्सनल बात मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ की मेरे से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। वो कहती हैं अगर उस दिन जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जन्म लिया होगा। शायद उनकी ये मुझसे जो उम्मीदें हैं या मेरे पर उनका जो आशीर्वाद है वो मैं पूरी करने के लिए पूरी मेहनत करता हूँ। और मुझे भी ये लगता है कि इस जन्म में जाने से पहले ऐसा दुनिया में शायद ही कोई असंभव केस होगा जिसे हम संभव ना कर सकें। तो ये मेरी प्रयास है, मेरा जुनून है कि मैं पेशेंट्स के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत हार्टेड मैं उनके लिए अपने दिल पर रख के बात करता हूँ कि जब भी कोई बात होता है, जब पेशेंट मुझसे बात करता है तो कहते हैं सर मैं 50% वहीं ठीक हो गया जब आपसे बात कर रहा था। अच्छा, आपने अब अपने दिल की बात की तो हम भी आपके दिल की जान लेते हैं थोड़ी सी। आपके दिल का ट्रीटमेंट कब लॉक हुआ? मेरी लाइफ में बड़ी मिस्ट्री रही है, बट कहीं ना कहीं मेरी धर्मपत्नी अर्पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ कहीं ना कहीं ये सब कहीं ना कहीं उसका भी बहुत इसमें योगदान है। क्योंकि अगर मैं 14 घंटे काम करता हूँ या 15-16 घंटे 17 घंटे भी कई बार चले जाता है तो निश्चित रूप से उसकी मुझसे उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना मैनेजमेंट रखती है और बच्चों को संभालने में पूरी मेहनत करती है और यानी परिवार का फुल सपोर्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद भी है, 19 डॉक्टर हैं घर में, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, तो एक फैमिली सपोर्ट जो मिलता है वो कहीं ना कहीं मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस है। मेरी माँ मेरी जान है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस बात को मैं पूरी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे ले लेती हूँ। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए जो युवा डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथी पद्धति से दूर होते जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या रीजन? इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि जब तक आपके पास रिसर्च और एविडेंस बेस्ड सिस्टम नहीं होगा आप लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 3000 पेशेंट का डेटा है, जब मैं 2004 में जब मैं इनिशियली अपनी प्रैक्टिस चालू कर रहा था, 1999 में जब मैंने एडमिशन लिया था, तब मैं भी ऐसे ही पूछता था अपने टीचर से कि अगर आप मतलब क्रिटिकल केस होगा, हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, अगर कई कंट्रीज में बैंड हो जाएगा तो हम कैसे आगे काम करेंगे। तो चूंकि उस समय यही होता था कि अभी इस पे काम चल रहा है, जब आएगा तब आएगा, ऐसा बात हुआ करती थी। लेकिन चूंकि रिसर्च उस समय भी होता था, मैंने इस सिस्टम को जब पकड़ा तो मैंने ये बात मान ली कि कोई करे ना करे मैं इस रिसर्च सिस्टम में जरूर जुड़ूंगा और अपना प्रयास जरूर करूंगा। तो जो 2004 में मैंने शुरुआत की, आज 2025 में डेटा के माध्यम से आया है, तो मैं अपने जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत ताकत है। सही स्वरूप में पहचाना जाए और सही स्वरूप की पोटेंसी को यूज़ करने के लिए उस रिपोर्ट्स का कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि आप बीइंग अ डॉक्टर आप डिसाइड करते हैं कि डोज क्या लिखा जाएगा या क्या देना चाहिए। जब 200 साल पहले इस सिस्टम का जन्म हुआ था तो उन्होंने 4 बूंद 10 बूंद 20 बूंद एंड हायर का एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया, बट जो हायर का डेफिनेशन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि 20 बूंद के बाद वो कहाँ तक जा सकता था, इसलिए उसमें रिसर्च हुआ नहीं, थ्योरी वहीं तक आई। तो मेरा ये इस चैनल के माध्यम से मैसेज है कि जैसा रिपोर्ट वैसा रिजल्ट के हिसाब से आपको रिपोर्ट के हिसाब से अपने डोजेस तय करने पड़ेंगे और बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से उसे सेट करना चाहिए। तो अगर होम्योपैथी को पावरफुल तरीके से यूज किया जाए तो मेरे हिसाब से तो ये डेटा आता है। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में भारत को पहचान दिलाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कई मंच पर आप जाते भी हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए? सफलता का कोई अंत नहीं होता और मेरा रिसर्च ऐसा है कि जब तक मैं जाऊंगा उसके पहले अगर मेरा एक बाल भी बचा होगा तो मैं पेशेंट्स के हित के लिए काम करता रहूंगा। तो ये मेरा जुनून है, इसका कोई अंत नहीं होने वाला। मैं आज जो अपने फेलियर से आज भी सीखता हूं, अगर कोई मेरी निंदा करता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं कि मुझे उसने एक और कड़ी दे दी, एक और पड़ाव को क्लियर करने के लिए, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं उनके नज़रों में और अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया तो और करूंगा। तो मेहनत का कोई अंत नहीं है, मैं इसमें करूंगा और मेरी पूरी कोशिश है कि इस मेहनत से न केवल होम्योपैथी बढ़ेगी, ब्रिक्स का नाम बढ़ेगा, बल्कि इंडिया का जब नाम आगे जाएगा जरूर तो दुनिया को भी फायदा मिलेगा। मैम मैं अपनी एक बात और कहना चाहूँगा कि बीइंग अ डॉक्टर जब हम लोग मेहनत करते हैं तो पेशेंट हमसे बहुत उम्मीद करते हैं और मैं कहता हूँ कि पेशेंट को उम्मीद करना भी चाहिए, भले वो बीमारी छोटी हो या बड़ी हो। और मेरा भी ये मानना है कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। तो अगर बीमारी छोटी हो तो भी उसे ठीक करना है और बड़ी है तो भी उसे ठीक करने का प्रयास पूरा करना है। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दवाइयों के भरोसे चलें। आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसी स्थिति आए जब हम बिना दवाइयों के भी जीवन जी सकें, तो फिजिकली मेंटली सोशली आप वेलबींग लेकर बिना दवाइयों के जीवन जीने की सोचें, ऐसा आपका विचार होना चाहिए। ऐसा मेरा भी सोचना होता है कि हम पेशेंट को दवा से फ्री करें और बीमारी को सिर्फ बचाने के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट ना करें, एक तरीके से उसे ठीक करने का भी कोशिश करें। तो जो ठीक करने का प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा होता है बट वो परमानेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें परमानेंसी पे जाना चाहिए और हमें जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है, इस बात पे फोकस होना चाहिए।
इतिहास की मैं बात करूंगी अब, क्योंकि आयुर्वेद का जो वर्णन है कई शास्त्रों में, लेकिन होम्योपैथी का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो मैं इसको लेकर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इसे फिर क्यों बेहतर मानते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, आयुर्वेद का जन्म इंडिया से हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वेद पुराणों में इसके बारे में बहुत सारी व्याख्या लिखी हुई है। और होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी से हुआ है, और वो भी एलोपैथिक जो डॉक्टर थे उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस सिस्टम पे जब कुछ देखा कि कुछ नया करने की जरूरत है, तो डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमन, जो कि होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इसकी संरचना की थी। तो चूंकि लिखा जर्मनी में है, 200-250 साल पुराना सिस्टम है, अभी वो WHO में या जहाँ पर भी अभी तक पता चल रहा है, जिन देशों में होम्योपैथी प्रचलित है, वहाँ पर उसकी थ्योरी 200-250 साल की ही है। और आयुर्वेद का अगर हम सिस्टम देखें तो करीब 4 से 5 हज़ार साल पुराना सिस्टम उस पर काम ऑलरेडी कर रहा था, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन थी। तो कहीं ना कहीं जब रिसर्च की बात आती है, तो होम्योपैथी मैंने इसलिए चुना कि मेरे घर में भले 19 डॉक्टर हैं एलोपैथी के, आयुर्वेदिक फैक्ट्री भी है जिसमें मुझे आयुर्वेद का भी नॉलेज है, लेकिन चूंकि मेरी पढ़ाई होम्योपैथी में हुई, और होम्योपैथी एक सेफ सिस्टम है। और होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथी का जो भी दवाइयों का एक्शन है वो आपको ऊपर से नहीं, अंदर से बॉडी मेटाबॉलिज्म पे काम करने के लिए होता है, तो जो आपका नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर आपकी ही क्षमता आपको वापस देता है। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी एक सेफ सिस्टम है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर उससे हम फास्ट कर दें, तो रिसर्च के साथ जोड़ दें, तो कहीं ना कहीं एक मिरेकल रिजल्ट मिलने की उम्मीद थी, और वही सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी के नाम से हम मान रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है वो है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी को विश्व स्तरीय पहचान देना। एब्सोल्युटली। अगर आप इसमें कामयाब नहीं हो पाते, फिर आपकी अगली प्लानिंग क्या है? अगर मैं नहीं भी कामयाब होऊंगा तो भी मेरा जो प्रयास है उसमें मैं कामयाब हुआ, ऐसा मैं हमेशा मानता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि अगर मैं जब तक जीवित रहूंगा, मैं आखिरी बाल तक मेरा अगर एक्टिव रहेगा, तो मैं पेशेंट्स के हित में काम करूंगा। मेरी पूरी कोशिश है इस विधा को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हम साबित कर सकें और इसे जस्टिफाई किया जाए, और कहीं ना कहीं WHO के माध्यम से बहुत जल्दी दुनिया में एक फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रूप से लॉन्च किया जाए। अगर किसी कारण से इसमें कुछ कमी रह जाती है तो भी कोई बात नहीं। मैंने अपने जीवन में एज ए बीइंग अ डॉक्टर जितने पेशेंट को ठीक किया, जिनका घर बचाया, वो मेरे लिए खुशी की बात है, वो फक्र की बात है। और कहीं ना कहीं मेरे को इस बात का सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा कि मैंने जो किया अच्छा किया। और इस होम्योपैथी को बढ़ाने में आज हो सकता है एक अर्पित चोपड़ा अगर किसी कारण से अगर आगे नहीं भी ले जा पाया, तो मेरी प्रेरणा से भी, अगर जैसे मैंने अपने गुरुओं को माना, ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे अर्पित चोपड़ा ने भी इस काम को आगे बढ़ाया, तो मुझे मालूम है कि होम्योपैथी कहीं ना कहीं उस लेवल पर जरूर पहुंचेगी जो मेरे सपना देखा है, और कहीं ना कहीं इसकी पहचान उस लेवल पर जरूर जाएगी। अच्छा, आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी प्रैक्टिस को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है ना? लेकिन अगर आयुष्मान योजना की मैं बात करूं तो उसमें इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। तो मैं भारत को लेकर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या भारत में आपने कोशिश नहीं की क्या इसको उस तरह से पहचान दिलाने के लिए, या फिर भारत सरकार अभी समझ नहीं पा रही है होम्योपैथी को? मैं चूंकि ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के एंगल पे है, अभी मेरे को जितना इस बारे में नॉलेज है, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक ये आयुष्मान का जो ट्रीटमेंट है वो OPD बेस पे स्टार्ट नहीं किया गया है। ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट की कैटेगरी में है, तो हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए आयुष्मान कार्ड हम जो अभी तक देख रहे हैं वो एलोपैथी सिस्टम में चूंकि हॉस्पिटल होते हैं, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। पर जैसा मुझे समझ में आ रहा है, आगे ऐसी प्लानिंग है कि आयुष के ट्रीटमेंट भी इसमें इंकॉर्पोरेट किया जाए। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो सरकार की गतिविधि है उसमें ये बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल उसका आंसर मिले कि आयुष का ट्रीटमेंट जो भी होगा वो भी आयुष्मान कार्ड में कवरेज होगा। और चूंकि मैं क्रिटिकल केसेस में जो काम कर रहा हूँ उसके लिए हॉस्पिटलाइज पेशेंट होना जरूरी है, तो जो होम्योपैथी के कुछ हॉस्पिटल होते हैं या गवर्नमेंट OPD के साथ जो IPD की जो संभावना वाले जो जगह है, वहाँ पर इस बात की संरचना लागू की जा सकती है। और जिस भी दिन ये होगा, कहीं ना कहीं हमारा चूंकि क्रिटिकल केस में काम है, इसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड का फायदा अगर लोगों को मिलता है तो मेरे लिए भी बड़ा इजी होता है कि हम उनको फुल प्लेस अपना जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनको वो अच्छे से ले सकेंगे, और पूरा ट्रीटमेंट भी पूरा अच्छे से लेकर अपने आप को ठीक करने के लिए आयुष्मान कार्ड का फायदा जो गवर्नमेंट से मिल रहा है अगर लेते हैं, तो होम्योपैथी भी बढ़ेगी, और निश्चित रूप से उसका फायदा उनके जीवन बचाने में होम्योपैथी से अगर मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हम देखिए, यही हम भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल थे कैंसर को लेकर लोगों के अंदर, और आपको लेकर भी शायद अब सभी को क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। तो जाहिर तौर पर कैंसर को लेकर या फिर कैंसर से जुड़ी जो तमाम बातें हैं वो शायद अब आपको ज़रूर क्लियर हुई होंगी। और जो मैंने शुरू में जिक्र किया था होम्योपैथी का, होम्योपैथी को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, जो बहस चल रही है, वो ज़रूर अब यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिरकार होम्योपैथी को लेकर, या फिर हम जो बात कर रहे थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी को लेकर, जो मन में आपके सवाल थे, जाहिर तौर पर सभी का अब आपको जवाब ज़रूर मिल गया होगा। आज के इस शो में फिलहाल इतना है।